ठीक है, तो इस शीर्षक को समझ के हमको क्या पता चलता है? बताओ, अभी इतनी देर तक तुम लोग पढ़े हो, इसका सार क्या निकाले तुम लोग, ये बताओ। सर कि इसके विरुद्ध कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो इन स्थानों में मतलब कि आने जाने से मना करे, ये भेदभाव करे, मतलब भेदभाव करने से रोकता है। हाँ, तो जो अनुच्छेद 15 है उसका उद्देश्य क्या है? कि जो भेदभाव सभी होता को है सामान्य ना, हक। उस भेदभाव को हमको समाप्त करना है। ठीक है, प्रतिषेध करने का मतलब क्या होता है? रोकना है। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ कि जब हम समाज, अब देखना ना, जब इसको आप पढ़ोगे, जैसे 15(2) तक पढ़ते हैं अपन, ठीक है, 15 का खंड 1 जो है और खंड 2 को पढ़ते हैं। ठीक है, तो 15 के खंड 1 में और 2 में ये बोलता है कि ये दोनों चीज क्या बताती है कि इन आधारों पे जो है ये समानता देता है आपको। ठीक है, कि ये जो खंड 1 और खंड 2 को जब पढ़ोगे तो इससे ये पता चलता है कि आपको इन इन आधारों पे विभेद, आपके साथ विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद खंड 3, 4, 5, 6 में देखोगे तो ये अपवाद वाला स्थिति है। मैं तुमको बताया ना कि कानून जो है, विधि जो है, वो हमेशा क्या करता है, एक सामान्य सिद्धांत बताता है और उसके साथ अपवाद वाली स्थिति भी रखता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, समस्या के निवारण के लिए वो उपबंध किया गया था। और यदि वो उपबंध जब संविधान बन रहा था और उन वस्तु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जितने भी समस्या का निवारण दिया जाना था उतना किया गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और जो समाज है वो बदलता गया, तो वैसी वैसी नई चुनौतियां आती गई, तो उसके हिसाब से संशोधन किया जाता रहा। ठीक है, आप ये दोनों दृष्टिकोण अपना सकते हो कि राज्य अपनी सुविधा के लिए या तो कुछ संशोधन किया है। आप जितने भी संशोधन देखेंगे वो दो प्रकार के ही हैं। या तो राज्य अपनी सुविधा के लिए वो संशोधन किया है संविधान में कि राज्य को सुविधा हो, या तो वो क्या करता है कि लोकहित के लिए, कि जनता को फायदा हो, इस कारण संविधान में संशोधन किया गया। तो ये दो ही कारण होते हैं संविधान में संशोधन करने के। ठीक है, तो आगे के जो अपवाद स्वरूप जो आपको चीजें बताई गई हैं उनको थोड़ा बाद में समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों ऐसे चीजें लाई गई हैं इस पर। ठीक है, तो हम जब खंड 1 और खंड 2 को पढ़ते हैं तो ये मान के चलते हैं कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो एक समान परिस्थिति में खड़ा हुआ है। ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बालक हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, तेली हो, गोड़ हो, हरिजन हो। ठीक है, या फिर वो उत्तर प्रदेश का हो या झारखंड का हो, इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनके साथ इन सब को लेके कोई हमको विभेद नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, समानता का अवसर जो है, ठीक है, कि समाज में सभी व्यक्ति गरिमामय रूप से अपना जीवन को जी सकें, तो इसीलिए ऐसे विभेदकारी जो रीतियां हैं या नीतियां हैं इनको नहीं बनाया जाएगा। तो राज्य को क्या किया जाता है कि राज्य के ऊपर ये दायित्व तो डाला जाता है कि आप ऐसी कोई नीतियां ना बनाएं जो इन सब के आधार पर विभेद करती हों। तो तुमको प्रस्तावना समझ में आया? हाँ सर। किसी को डाउट है तो जी पूछ सर। ले। जी सर। ठीक है, तो अब देखो ये प्रस्तावना है जिसमें हमने ये समझने का प्रयास किया कि अनुच्छेद 15 को क्यों लाया गया है। ठीक है, तो अब देखो खंड 1 को पढ़ते हैं अपन, जिसमें लिखा हुआ है कि राज्य, तो सबसे पहली चीज है कि राज्य के ऊपर ही ये जो कर्तव्य है वो अधिरोपित किया गया है। सबसे पहली चीज क्लियर याद रखना, जिसके कारण सबसे बड़ा डिस्प्यूट पैदा होता है। आगे हम चल इसका दुष्परिणाम देखेंगे कि क्या प्रभाव पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो राज्य की परिभाषा आपने पढ़ी है उन्हीं सभी लोगों के लिए लागू होता है। प्राइवेट सेक्टर में जो राज्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसका सीधा सा तात्पर्य आप ये निकाल सकते हो कि ये सब चीजें जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हो सकती हैं।
तो यहाँ पे भारत दो भागों में बंट गया, एक तो जो राज्य है और जो राज्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो दुष्परिणाम निकलना तो स्वाभाविक है आगे। ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, हर जो चीज है ना वो किसी ना किसी आपके पिछले ज्ञान से जुड़ी हुई, तो समस्या को समझने का प्रयास आपको पूर्व ज्ञान से करना आवश्यक है। ठीक है। अब देखें खंड 2 क्या बोलता है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, तो इन सब के आधार पर या इनमें से किसी एक के आधार पर, ठीक है, का जो है उपखंड का ये बोलता है कि दुकानों में, सार्वजनिक भोजनालयों में, होटलों में, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या ख, उपखंड ख बोलता है पूर्णता या भागता राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग, ठीक है, के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। जैसे आप पुराना भारत का समाज देखोगे ना कि अछूत लोग जो थे वो हमारे कुएं से पानी नहीं भर सकते हैं, ये सार्वजनिक भोजनालय में नहीं बैठेंगे, ये आम लोगों के साथ नहीं बैठेंगे, ये होटलों में नहीं जा सकते हैं। ठीक है। सिनेमा घर में जैसे था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउडेड वाला जो कोट सुने होंगे तुम लोग, है ना, कि भारतीय और कुत्ते जो हैं वो यहाँ नहीं आ सकते हैं। ऐसा मतलब सोच लो, भारतीय और कुत्तों को समान रूप से माना गया था कि आप कुत्ते भी यहाँ नहीं आएंगे और भारतीय लोग भी नहीं आएंगे ऐसे करके। ठीक है। तो ये सब चीज भेदभाव जो था, और पुराने भारतीय समाज में भी जो था कि हरिजन लोगों के साथ या जो दुर्बल वर्ग है उन लोगों के साथ जो शोषण होता था और उनको समान अधिकार नहीं मिलता था, तो इन सब बुराइयों को हटाने के का प्रयास किया गया। लेकिन यहाँ पे क्या चूक हो गया, आप देखो कि इन स्थानों की गणना करके ना ये क्या कर दिए कि यहाँ पे सार्वजनिक सार्वजनिक लिख के, मतलब कि अगर जो लोग चाहते हैं कि कोई इन ये धर्म के लोग हमारे साथ ना बैठे तो वो क्या कर सकते हैं, अपना व्यक्तिगत स्थान बना सकते हैं जिसमें वो वर्जित कर सकते हैं, प्रवेश वर्जित कर सकते हैं। एक ऐसा दुकान बना सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं जिसमें उन्हीं के समाज के लोग खरीदी करेंगे। तो आप अगर ये सार्वजनिक स्थानों को हटा दो तो जो सार्वजनिक स्थान व्यक्तिगत स्थान है वहां पे ये भेदभाव तो ऑटोमेटिकली हो सकता है, क्योंकि ये जो संदर्भ है वो बोलता है सार्वजनिक स्थानों पे नहीं होना चाहिए, इसका भी दुष्परिणाम निकलेगा आगे चल के। ठीक है। उसके बाद राज्य निधि से पोषित जो है, जहां राज्य पैसा देती है, ठीक है, सार्वजनिक तालाबों, स्नानों यहाँ पे है, तो मतलब आपके पर्सनल कुएं से आप चाहो तो, खैर पर्सनल तो चीजें जो व्यक्तिगत रूप से है वहां पे तो आप निर्बंधन लगा ही सकते हो। ठीक है। तो ये जो चीज है, तो फिर भारत दो भागों में बढ़ गया है। तो राज्य ने प्रयास तो किया, संविधान निर्माताओं ने भी प्रयास किया कि हम ये भेदभाव की भावना को हटाएं। ठीक है। अब देखें कि अब ये चूंकि जितने भी प्रावधान है वो राज्य से संबंधित हैं, तो हम इसी दृष्टिकोण पे देखते हैं। और वो भारत जो व्यक्तिगत जगहों पे बटा हुआ है ना, इन चीजों को हम छोड़ के बात करते हैं कि केवल जहां पे राज्य चीजें हैं, राज्य शब्द जो है उनके बारे में बात करें। तो अब एक चीज बताओ कि ये दोनों उपबंध करने के बाद अब एक चीज देखो कि समानता मतलब कि क्या स्त्री पुरुष बच्चे जो हैं, ठीक है, मुस्लिम ईसाई जो अल्पसंख्यक लोग हैं, ठीक है, या जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है वहां पे माइनॉरिटी जैसा है वो, ठीक है, या कोई बच्चा अबूझमाड़ में जो पैदा हुआ है, ठीक है, या बिहारी है या मराठी है, तो ये क्या सब एक एक ऐसी परिस्थिति में है कि इनको केवल हम अगर ये नियम बना दिया जाए तो सबके सब अगर एक सिचुएशन में हो, ठीक है। जैसे एक चीज बताओ कि हम एक ऐसी दौड़ रखते हैं जिसमें 3 बच्चों के पास 2-2 पैर हैं, ठीक है, और 2 बच्चों के पास 1-1 पैर है, मतलब 1.5-1.5 पैर है, समझो कि आधा-आधा पैर नहीं है उनके पास, मतलब वो अपंग हैं, ठीक है। और इनके लिए एक रेस लगाते हैं अपन और ये बोलते हैं कि चलो आप सब कोई दौड़ो, और सबको समान अवसर दिया जाता है कि आपको क्या है, सबको जूता दिया जाएगा, सबको 100 मीटर का रेस लगाना है। तो अब मेरे को एक चीज बताओ कि क्या उन 2 बच्चों के साथ जो जिनका 2 पैर सही नहीं है, क्या उनके साथ ये समानता का व्यवहार हो रहा है? नहीं। नो सर। है ना। तो ये 2 उपबंध करने के बावजूद भी हमको क्या कठिनाई आ रही है सामने, हमको ये कठिनाई सामने आ रही है कि जो वर्ग हैं, ठीक है,
वो वर्ग आपस में समान रूप से नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको वो जो दो बच्चे जो अपंग रह गए, या वो दो जो बच्चे जिनको ज्ञान नहीं है, या वो बच्चे जहां पे सुविधाएं नहीं है, उन व्यक्तियों के वर्गों को हमको समान रूप से पहले लाना पड़ेगा। तो इन सब की जो परिस्थिति है उनको समान रूप से लागू करना पड़ेगा, है ना। तो अब जो चीजें आप देखोगे अगले खंड में, वो इन्हीं सब चीजों का प्रावधान करती है। जैसे खंड 3 देखना, बोलता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्यों को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ठीक है, तो जब अब यहाँ पे देखो क्यों लाया गया इस चीज को, इसके पीछे ये तर्क था कि जो दुर्बल वर्ग है, तो दुर्बल दुर्बल वर्ग में कौन कौन आते हैं? ठीक है, दुर्बल वर्ग में कौन कौन से वर्ग आते हैं? जैसे वही आपको क्या बोलना चाहिए, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं। तो ये क्या है, इनको थोड़ा सा कमजोर वर्ग समझा जाता है। मतलब ये मेरी मानसिकता नहीं है, कि आप अंतरराष्ट्रीय स्तर में, अंतरराष्ट्रीय विधियों में भी देखोगे तो वनरेबल ग्रुप्स जो होते हैं दुर्बल वर्ग में स्त्रियों और बच्चों को गिना जाता है। ठीक है, तो इनको अब इनके लिए क्या है कि आप जब अपने समाज की स्थिति को देखोगे तो ये पता चलता है कि वाकई में पुरातन काल से, आदि काल से लेके अभी तक जो है ना, वो क्या है कि मतलब जो इनकी स्थितियां हैं, है ना, क्या बोलना चाहिए कि इनकी स्थितियों को देखोगे तो वाकई में चिंताजनक स्थिति में थे ये, है कि नहीं? आप बताओ, कुछ उदाहरण देके देखो, लगता है आपको? अच्छा चलो आप लोग खुद उदाहरण देके बताओ कि समाज में, मतलब अपने परिवार में देखना, कि आप लोगों को लगता है कि आप लोग अपने आप को कमजोर समझते हो कि नहीं समझते हो? बताओ। हाँ सर, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं कर पाते हैं। हैं? कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं कर पाते हैं। आवाज नहीं आ रही है। सर, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं कर पाते हैं। हाँ, ठीक है, जैसे एकदम सिंपल सा उदाहरण देता हूं। रात को 12 बजे अगर तुमको दवाई लेने भेजना है, ठीक है, तो तुम्हारे भाई को भेजेंगे कि तुमको भेजेंगे? तो बताओ। भाई को सर। है ना? अब हाँ। दवाई, अब बोरा भर तो ऐसा तो नहीं है तुम उठा नहीं पाओगे, इसलिए नहीं तुमको भेज रहे। तो ये समाज की मानसिकता है। ठीक है, कुछ ऐसे काम हैं जो आपको, मतलब जैसे यहाँ पे अगर तुलना करो आपके भाई से और अपनी तुलना करो, तो आपका भाई बलशाली होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। सर होगा। है ना? तो ठीक है, तो ऐसी और वैसे हम क्या कहते, छोटे बच्चे को नहीं भेज सकते, है ना? तो यहाँ पे दुर्बलता दिखाई देती है कि हम इनको क्या है, उत्तरदायी तो नहीं दे सकते ऐसे कर। तो ये इन्हीं सब चीज, अब यहाँ पे देखो कि अब सीधी सी बात है कि महिला और बच्चों की परिस्थिति को बाकी लोगों के वर्गों के साथ जो परिस्थिति है उससे समान तो नहीं समझा जा सकता। तो यहाँ पे क्या आवश्यक है कि महिलाओं की, मतलब जो स्त्रियां हैं और बच्चों के परिस्थिति को हम सुधारें। तो कैसे सुधारें? तो राज्य को सुधारना पड़ेगा। तो राज्य को क्या करना पड़ेगा कि विशेष विधियां बनाना पड़ेगा इनके लिए, है कि नहीं? कि हाँ सर। इनका समाज में प्रतिनिधित्व हो, बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था हो, उनका शोषण ना हो, वो अच्छे से पढ़ लिख पाए, ताकि वो अपनी परिस्थिति को सुधार पाए। महिलाओं को कुछ अलग सा अवसर दिया जाए जिससे वो अपनी परिस्थिति को सुधार पाए। तो ये जो खंड 3 है वो यही उपबंध करता है कि राज्य कुछ विशेष उपबंध कर सकता है स्त्रियों और बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये खंड लाने का तर्क समझ में आया? हाँ सर। जी सर। ठीक है ना। अब उसके बाद देखो जो चौथा खंड है वो क्या होता है कि इस अनुच्छेद की, या अनुच्छेद 29 के खंड 2। तो अब 29 के खंड 2 में क्या बताया है बताओ? अगर तुम्हारे पास बुक होगा तो पलट के देखो, नहीं सर, क्योंकि बुक चीजें नहीं जहां, है। है ना, जहां जहां पे भी संदर्भ आता है ना, उस चीज को उसी समय देख लेना चाहिए। ठीक है, 29 का खंड 2 जो है वो ये बोलता है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षित शिक्षा संस्था में प्रवेश के किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रावधान हो गया तुम्हारा, है ना। और दूसरी चीज क्या हो गई कि इस अनुच्छेद की, मतलब कहां तक की बात, तो खंड 1, 2, 3, मतलब 15 आप पूरा मान के चलो कि जो अनुच्छेद 15 है वो पूरा का पूरा आता है। ठीक है,
कि कोई बात राज्य को, ठीक है, तो फिर से यहाँ पे जो उत्तरदायित्व है वो किसके ऊपर है? राज्य के ऊपर है। राज्य के ऊपर। है ना, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए, ठीक है, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। तो इसके पीछे भी क्या तर्क हो सकता है कि अनुसूचित जातियां जो हैं और अनुसूचित जनजातियां हैं, जब आप अपना इतिहास पलट के देखोगे भारत का, तो आपको पता चलेगा कि आदिकाल से इनका शोषण होता आ रहा है। साथ ही साथ जो सामाजिक रूप से भी पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, जो ऐसा कोई समाज का वर्ग है जो पिछड़े हुआ है और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वाले, मतलब क्या है कि शिक्षा जो है वो क्या देता है? ज्ञान देता है। तो ज्ञान से क्या होता है? आप अपने अधिकारों को जान पाते हो, ठीक है, तो आप हक की लड़ाई लड़ सकते हो, ठीक है। तो शिक्षा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े, मतलब अगर आपको शिक्षा दिया जाए तो ऐसे वर्ग जो शैक्षिक रूप से दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, तो उनको, है ना, तो उनके लिए, तो चार लोगों के लिए सामाजिक वर्ग, सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग होगा, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग होंगे, ठीक है, और क्या है कि उन वर्गों के, मतलब जो नागरिक हैं उनके उन्नति के लिए, तो उनको ऊपर उठाने के लिए, मतलब उनको बराबर की परिस्थिति में लाने के लिए, जो बहुमत, जो नागरिक, जो लोग हैं, जो समाज का जो वर्ग है, ज्यादा वर्ग जो है, ठीक है, जिनका बहुमत है, वो जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति के बराबर, ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए, तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये बोलती है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इसीलिए सरकार जब क्या करती है, राज्य जब सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए कोई पॉलिसीज बनाती हैं या शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोई पॉलिसी बनाती है, ठीक है, एसटी एससी के लिए कुछ स्पेशल पॉलिसीज बनाती हैं, तो वो पावर कहाँ से मिलता है स्टेट को? स्टेट को वो पावर मिलता है 15(4) से, अनुच्छेद 15 खंड 4। समझ में आया? हाँ सर। आज की क्लास का केवल ये कॉन्सेप्ट है कि आपको अनुच्छेद 15 का सांविधिक उपबंध, संवैधानिक उपबंध जो है उस चीज को समझा दिया जाए, ठीक है। अब इनको फिर अगली जो क्लास चलेगी ना, उसमें क्या करेंगे कि इन चीजों को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे कि जब फंक्शनैलिटी में जब ये चीजें आती हैं, जब क्या आपने विधियां तो बना दी, लेकिन जब उसका इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है और समाज में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, तो उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाता है, ठीक है, तो वो आपको न्यायिक निर्णय में मिलेगा, ठीक है। तो ये हाँ चीज हो सर। गई, जी सर। है ना। अब देखो कि खंड 5 है ना, तो वो क्या बोलता है? इस अनुच्छेद, मतलब अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 की कोई बात, ठीक है। तो 19 में क्या दिया हुआ है, ये इसमें बताए हो क्या सर? आप अलग इनको बताए थे क्या बच्चे लोग को? हाँ बताया सर 19 में। हाँ, तो यहाँ पे क्या है? कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पे के होते हुए भी, ठीक है, कि जो भी उपबंध दिया गया है, तो यहाँ पे फिर राज्य को विशेषाधिकार दिया गया। सर खंड 5 लगाएंगे ना? ठीक है, तो फिर क्या बोलता है ये कि राज्य को फिर से उत्तरदायित्व दिया जा रहा है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए, यहां तक तो पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये लगभग सेम चीजें हैं, बस यहाँ पे ये 19 के खंड क के उपखंड 6 की बात आई हुई है, ठीक है, व्यापार से संबंधित, है ना। तो क्या करेगी कि विधि बनाएगी राज्य जो है ना, और कोई विशेष उपबंध करने से निवारक नहीं करेगी। मतलब राज्य को अधिकार दिया गया है कि इनके लिए ये क्या कर सकती है, विशेष विधि बना सकती है। जहां तक ऐसे विशेष उपबंध, अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों से भिन्न शिक्षा संस्थाओं में, जिसके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी आते हैं, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हो या नहीं, प्रवेश से संबंधित हैं, ठीक है। तो आरटीआई, वो जो पढ़े हो ना, राइट टू एजुकेशन वाला, आरटीई वाला, ठीक है, कि अब प्राइवेट स्कूलों में भी कम से कम आप इतने % बच्चे लोग जो हैं उनको आपको एडमिशन देना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। तो क्या कि ऐसे जो दुर्बल वर्ग के है ना, जो लोग हैं,
उनके भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकें, तो एक फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन से वो चीजें आई हैं। तो ऐसी, तो यहाँ पे क्या है कि वो राज्य से साथ है। तो यहाँ पे देखो ये जो प्रयास है वो बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी परेशानियां हैं, ठीक है। इसके बाद इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे बाद में कभी डिबेट में अपन, ठीक है। तो ये राज्य का प्रयास अति उत्तम प्रयास है कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि वो जो खाई है, राज्य होने वाली और नहीं होने वाली, इन दोनों के बीच की खाई को पाटने का प्रयास किया है राज्य, ठीक है। अब उस ये हो गया, तुमको ये समझ में आया खंड 5 जो है? हाँ सर। जी सर। अब उसके बाद देखो खंड 6 क्या बोलता है कि इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6, तो ये चीजें पहले पढ़ चुके, और अनुच्छेद 29 के खंड 2 वो चीज भी पहले पढ़ चुके 4 और 5 में, ठीक है। तो राज्य को क्या बोलता है कि राज्य को फिर से शक्ति देता है कि खंड का, तो खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न, तो इन चीजों को तो ये गिन ही लिया, इनके बावजूद जो बचे लोग हैं उन नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि देखो एसटी को आपने अलग कर दिया, एससी को अलग ने आपने कर दिया, सामाजिक वर्ग जो है ना, बैकवर्ड क्लासेस वगैरह जो है, सोशियली बैकवर्ड क्लासेस है, उनके लिए आपने विशेष उपबंध कर दिया। लेकिन जो बच गए जो समाज, मतलब जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, तो ऐसा जरूरी है क्या कि सामान्य कोई ब्राह्मण गरीब नहीं हो सकता? क्यों? हो सकते हैं सर। है ना? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये उपबंध किया गया है, और ये कब आया? 103वें संशोधन से आया, ठीक है, 2019 से। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि वो सामान्य वर्ग के लोग हैं, चलो ठीक है ना, वो उनको रिजर्वेशन का फायदा अभी तक नहीं मिल रहा था, लेकिन उस वर्ग में भी तो दुर्बल वर्ग होंगे, जो गरीब हो सकते हैं, आर्थिक रूप से दुर्बल हो सकते हैं, तो इनके लिए भी तो उपबंध करना था, तो इनके लिए ये उपबंध किया गया, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है कि समाज में आप आरक्षण खत्म करते तो सरकार गिर जाती। अब सरकार को भी अच्छा काम करना है, तो सरकार को बने रहना भी तो जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा रास्ता निकाला कि हाँ चलो जन कल्याण करने के लिए क्या करते हैं, सामान्य वर्ग में दुर्बल वर्ग ढूंढते हैं, हम आर्थिक रूप से उनका सहयोग कर देते हैं, तो उनको भी क्या करेंगे, उनकी परिस्थिति भी हम बराबर लेके आएंगे, ऐसा करके। तो आरक्षण खत्म करने से अच्छा वो वर्ग जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा था, जिनको आरक्षण की आवश्यकता थी, उनको भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया, ठीक है। तो ये उपबंध किया गया। और खंड ख है वो क्या बोलता है, खंड 4 और खंड 5, ठीक है, उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहां निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे उपबंध किसी शैक्षणिक संस्थाओं में जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न, तो इनको एक्सक्लूड कर दो, इनको निकाल दो, ठीक है। भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या ना हो, तो ये भी बहुत अच्छा प्रयास है राज्य का, ठीक है। प्रवेश से संबंधित जो आरक्षण की दशा में विद्यमान आरक्षण से अतिरिक्त और प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम 10% के अध्ययन होगा, तो कि इनको 10% का अतिरिक्त आरक्षण देने का उपबंध किया गया। कौन से वर्ग? जो सामान्य वर्ग के थे, जिनके लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं था, लेकिन वो आर्थिक रूप से दुर्बल थे। तो सामान्य वर्ग जिसमें आर्थिक रूप से दुर्बल लोग आते थे, उन लोगों के लिए ये नया उपबंध किया गया है 2019, ठीक है। तो अब देखो कि खंड 1 और खंड 2 के बाद के जितने भी उपखंड हैं वो अपवाद स्वरूप हैं। और क्या बोलता है कि समानता देना, तो वही जो आप पढ़े हो ना चीजें 14 जो पढ़ रहे थे कि विधियों को समान रूप से लागू करना, ये असमानता होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वर्गीकरण किया जा सकता है विधि के प्रयोजन के लिए, तो वही चीज है ये विधि के प्रयोजन के लिए, मतलब समाज के जितने भी दुर्बल वर्ग बोला जा सकता है, कंक्लूड करके इनको मैं बोलूं, अगर दुर्बल वर्ग बोलूं, एसटी, एससी, ओबीसी, ठीक है, और ये आर्थिक इकोनॉमिकल कंडीशन जिनका खराब था, इन सभी लोगों के परिस्थिति को ठीक